फिर बड़े भाई साहब क्या कहते हैं तो। हाँ ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर? आवाज़ के प्रति कोई दिक्कत तो नहीं? बिना माइक के भी आई गई होगी। चलो फिर तो बड़े भाई साहब चैप्टर के लिए शुरुआत करते हैं। तो देखो भाई, इस साल का पहला चैप्टर है, अच्छे से मन लगा के पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। हाँ बेटा ठीक है, ध्यान देना है। मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े हैं। कितने? 5 साल बड़े, लेकिन केवल 3 दर्जे आगे हैं। 5 साल बड़े होने के बावजूद भी इनमें शिक्षा के दर्जे का अंतर 5 साल का नहीं है। दर्जा माने स्टैंडर्ड, जो आप कहते हो ना, मान लो कि पहला अगर फर्स्ट में है तो 5 साल बड़ा छठी में होना चाहिए, है ना? लेकिन यहाँ पर ये सिर्फ 3 क्लास आगे है। ठीक है, तो दर्जा का मतलब होता है स्टैंडर्ड। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया, दोनों साथ साथ। लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वह जल्दबाजी से काम लेना पसंद न करते थे। तालीम यानी शिक्षा की तालीम। एक होती है तालीम जिसमें व्यायाम किया जाता है, यहाँ है तालीम शिक्षा की तालीम। तालीम यानी क्या होता है? अभ्यास करना, है ना? रोज उठकर उसी को प्रैक्टिस करना, उसे तालीम कहते हैं। तो यहाँ पर वो कैसे थे? सुस्त स्वभाव के, है ना? और हाँ बेटा क्या है? तो यहाँ वो थोड़ा आलस से काम करते थे। इस भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे। कौन सा भवन? शिक्षा का भवन। कौन सा भवन है ये? शिक्षा का भवन, है ना? तो जो बेस, हम कहते हैं ना कि यार तुम्हारा बेस ही कमज़ोर है ना? तो मैंने कि कोई चीज़ मैथ सीख रहे हो, साइंस सीख रहे हो या फिर हिंदी सीख रहे हो, स्वर व्यंजन ही नहीं पता, ऐसे तो बेस अच्छा होना चाहिए। हम ये बात हमेशा कहते हैं, हर एक टीचर कहता है। तो वैसे इसका भी थोड़ा सा बेस या फिर शिक्षा भवन ये थोड़ा मजबूत बनाना चाहते हैं, जिस पर आलीशान महल बना सके। अपना शिक्षा का भवन यानी अपनी शिक्षा को, अपने शिक्षा के बेस को इतना मजबूत बनाना चाहते हैं कि आगे का जो इनका शिक्षा का जो वर्ष रहेगा तो उस पर ये आलीशान महल बना सके या बहुत आसानी से रहे। 1 साल का काम ये 2 साल में करते थे। अब इतना, है ना, बहुत अच्छे से बनाना है ना, तो मेहनत तो लगनी है। तो क्या करते थे? ये टाइम भी ज़्यादा लगाते थे। जहाँ एक पार्ट 1 दिन में पढ़ना है, 2 दिन में, तो इसलिए इन्होंने 1 साल का सिलेबस इनको 2 साल में कंप्लीट करते थे। तो समझ जाओ कि इनकी बुद्धिमत्ता कितनी तीव्र होगी, है ना? ग्रास्पिंग पावर इज़ कि जो एक साल में सिलेबस करना है उसको 2 साल लगने। तो इस तरह की ये बड़े भाई साहब का कुछ काम चल रहा था। कभी कभी इनको 3 साल भी लग जाते थे। एक ही दर्जे में 3 साल, माने 5वीं में है तो 5वीं में 3 साल से है। इस तरीके से ये बंदा बैठा है, इनका चल रहा। हाँ वही, बुनियाद ही पुख्ता ना हो, पुख्ता यानी मजबूत, है ना? बुनियाद यानी बेस। बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायदार बनेगा? पायदार यानी अच्छा, मजबूत, है ना? तो जान लो कि अगर बुनियाद ही अच्छी नहीं है, पक्की नहीं है, तो मकान कैसे पक्का बनेगा, ऐसा इनका कहना है। आगे जो कहते हैं कहानी के बारे में, वो कहते हैं कि मैं छोटा था, वह बड़े थे। यह कैसा है भाई? ये छोटा है, वो बड़े भाई है। मेरी उम्र 9 साल की थी। कितनी? 9 साल की, और वह थे 14 साल के। हाँ, अब उन्हें मेरी तंबीह और निगरानी का पूरा और जन्म सिद्ध अधिकार था। जन्म सिद्ध क्यों कह रहा है? क्योंकि बड़े हैं, पहले जन्म चुके हैं, तो इसलिए जन्म सिद्ध अधिकार है। तंबीह और निगरानी यानी दम देने का, जन्म सिद्ध यानी जन्म से ही। नहीं, शब्द है बस, मुहावरा नहीं है। मैं बताऊंगी आपको, जो भी मुहावरा आता है ना मैं बताती हूँ, ठीक है? तो तंबीह और निगरानी का यानी अगर कुछ गलत है तो पूरे अधिकार से दम दे सकते हैं, डांट सकते हैं। निगरानी यानी नज़र रखने की पूरी अधिकार, पूरा छूट दे रखा है। मेरी शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म को कानून समझूं, आपका हुक्म सर आँखों पर। इस तरीके से जो उन्होंने कहा करना है ना? काले पत्थर की लकीर की तरह। वे स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे तो पढ़ाकू, फिर भी पढ़ने में कमज़ोर थे। हरदम किताब खोले बैठे रहते और शायद दिमाग को आराम देने के लिए, क्या कहा है देखो, दिमाग को
आराम देने के लिए कभी कॉपी पर, कॉपी यानी नोटबुक, किताब के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। कभी कभी एक ही नाम या शब्द या वाक्य 10-20 बार लिख लेते थे। ये किस लिए करते थे? वो दिमाग को आराम देने के लिए। कभी एक शेर, शेर माने शेरो शायरी वाले, हाँ, कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करते रहते थे। बस कॉपी करते रहना है, वही शेर बार बार लिखते रहना है। अब इसी तरह से कुछ चल रहा है, सुंदर अक्षरों में नकल करते। कभी ऐसी शब्द रचना करते जिसमें ना कोई अर्थ होता ना कोई सामंजस्य, सामंजस्य यानी कोई समझ नहीं थी उसमें। बस ऐसे ही कुछ वाक्य लिखते रहते जिसका कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन लिखते। हाँ, मसलन एक बार उनकी कॉपी पर मैंने यह इबारत देखी, मसलन यानी कि एक बार क्या हुआ है ना, हम कहते हैं ना कि एक हादसा या एक बार ऐसे हो गया कि उन्होंने एक इबारत देख ली। क्या लिखा था? स्पेशल अमीना, भाइयों भाइयों, दरअसल भाई भाई, राधेश्याम, श्रीयुत राधेश्याम। 1 घंटे तक इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। मैंने बहुत चेष्टा की कि पहले पहेली का कोई अर्थ निकालो। इस तरह की उन्होंने इबारत लिखी थी। इबारत माने जैसे हम कोई सूझबूझ वाली पहेली वगैरह लिखते हैं ना, वैसे कि बताओ क्या है इसका अर्थ। वैसे इन्होंने ऐसे कुछ नाम लिखे थे, इसका कोई अर्थ इन्होंने बहुत सोचा छोटे भाई ने, लेकिन कोई मतलब नहीं निकला। अब लेकिन असफल रहा और उनसे पूछने का साहस तो हुआ नहीं, क्योंकि चुपके से किताब देख लिए। वहाँ 9वीं जमात में थे, जमात यानी दर्जा, क्लास। कितवीं में थे वो? अब इस समय 9th क्लास में है, ठीक है। और मैं 5वीं में। फर्क कितने का है? 4 वर्ग का। पहले डालते समय कितने का था? 3 वर्ग का, यानी फेल हो चुके। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुंह बड़ी बात। अब वो इतना कुछ लिखते हैं कि इनके समझ के बाहर की बात है। छोटा मुंह बड़ी बात, छोटा मुंह बड़ी बात यानी समझ के बाहर, यानी अपनी समझ के बाहर, अपने दायरे के बाहर की बात जो होती है उसे कहते हैं छोटा मुंह बड़ी बात। हाँ बेटा, औकात से बाहर, अपने दायरे के बाहर की बात, ऐसा कहो। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल नहीं लगता था। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़। मौका पाते ही हॉस्टल से बाहर निकलकर मैदान में आ जाता और कभी कंकरियां उछालता। कंकरियां छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े होते हैं ना। कभी कागज की तितलियां उड़ाता। कहीं कोई साथी मिल गया तो पूछना ही क्या, साथी, मित्र, दोस्त। कभी 4 दीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रहे हैं। दीवार होती है ना, दीवार पे चढ़ना है, उसे कूदना है, लांघना है। कभी फाटक पर सवार, फाटक यानी गेट, लोहे के गेट होते हैं, उसके ऊपर चढ़ते हैं छोटे छोटे बच्चे, है ना, चढ़ते हैं, फिर बाद दूसरी तरफ से उतरते हैं, खेल लगता है उन्हें एक। उसके आगे पीछे चलाते हुए मोटर कार का आनंद उठा रहे हैं। लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का वह रुद्र रूप देखकर प्राण सूख जाता है। लिखो, प्राण सूख जाना, भयभीत होना, है ना, प्राण सूख जाना। जंगल में सामने सांप को देखते ही मेरे प्राण सूख गए, ठीक है, उसे कहते हैं प्राण सूख जाना। उनका पहला सवाल होता था, कहाँ थे, है ना। कमरे में आते ही भाई साहब पहले पूछते थे कहाँ थे। हमेशा यही सवाल अब होता है, क्योंकि इनके ऊपर जिम्मेदारी है तो पूछना लाजमी है। इसी ध्वनि में हमेशा पूछा जाता था और इसका जवाब मेरे पास केवल मौन, कुछ नहीं। क्या बताए, बाहर घूम रहा था, खेल रहा था, कंकड़ियाँ उछाल रहा था, दीवार कूद रहा था, नहीं बता सकते, इसलिए मौन रहना। फिर मुंह से यह बात नहीं निकलती कि जरा बाहर खेल रहा था, ये बताने की हिम्मत नहीं थी। मेरा मौन कह देता था कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है, मैंने गलती कर ली है। गलती क्या? कि मैं बाहर खेल आया हूँ और भाई साहब के लिए उसके सिवा और कोई इलाज न था कि स्नेह और रोष से, रोष यानी गुस्सा, क्रोध,
स्नेह यानी प्यार। स्नेह और रोष से मिले हुए शब्दों में मेरा सत्कार करे। थोड़ा गुस्सा, थोड़ा प्यार दिखाकर वो उसे मना लेते थे, या फिर उसका सत्कार यानी उसे वेलकम करते थे। ठीक है, आ जा, आगे से ना करना, इस तरीके से कुछ बोलकर मना लेते। अब आगे कहते हैं हाँ, वो दोनों ही रहते हैं, माता पिता से दूर। इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे, एक हर्फ ना आएगा। हर्फ यानी अक्षर, हर्फ यानी अक्षर। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है कि जो चाहे पढ़ ले, लेकिन नहीं ऐरा गैरा नत्थू खैरा, हम कहते हैं ना, कोई भी ऐरा गैरा नत्थू खैरा यानी सबके बस की बात नहीं है। तो बड़े भाई साहब का ये कहना है कि बेटा देख लो, अंग्रेजी पढ़ना सबके बस की बात नहीं है, थोड़ा मन लगाओ, मेहनत करो, पढ़ो। अंग्रेजी के विद्वान हो जाते हैं। यहाँ रात दिन आंखें फोड़नी होती है अंग्रेजी पढ़ने के लिए, क्योंकि उस टाइम में अंग्रेजी एक ऐसी भाषा थी जो लगभग सीखना इन बच्चों के लिए नामुमकिन सी होती थी, है ना। क्योंकि ऐसा नहीं था कि आज के जैसे नर्सरी से पढ़े जा रहे हैं। कहीं 5वीं 8वीं कक्षा में अंग्रेजी की बुक आ जाती थी सामने, और वो भी कुछ ही विद्यालय में होती थी, कुछ में तो होती भी नहीं थी। आज तो हर एक विद्यालय में, हर एक स्कूल में इंग्लिश सब्जेक्ट है। तब नहीं होता था, तब कुछ पढ़ाते थे, कुछ नहीं पढ़ाते थे। फिर अंग्रेज सरकार ने कहीं कहीं ये कानून बनवाया कि इंग्लिश इज़ अ कंपलसरी लैंग्वेज, या फिर इंग्लिश लैंग्वेज होनी चाहिए अगर आप ब्रिटिश के यहाँ काम करना चाहते हो या ब्रिटिश अधिकार में काम करना चाहते हो। कुछ लोगों ने इसे अपोज भी किया, कुछ लोगों ने इसे माना भी। तब जाके कहीं कहीं इंग्लिश या फिर इंग्लिश जैसा सब्जेक्ट, अंग्रेज़ी भाषा का उपयोग होने लगा। अब इसलिए इनका ये कहना है कि यहाँ रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती है और खून जलाना पड़ता है, यानी बहुत तगड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जैसे मान लो पत्थर फोड़ने कह रहे हो कोई, तब कहीं यह विद्या आती है। और आती क्या है, हाँ कहने को आ जाती है। अब आती है मतलब हम इसमें महारत तो हो नहीं जाते, है ना, बस टूटी फूटी अंग्रेजी आ जाती है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बोलना तो दूर रहा। और मैं कहता हूँ तुम कितने घोंगा हो, घोंगा बुद्धू, स्लो, है ना, कितने बुद्धू की तरह हो, कितने स्लो हो। गोगलगाय असते की नाही, कसे हळू हळू चालते, तसं घोंगा त्या पद्धतीला म्हणतात। स्नेल, मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। उनका भाई का कहना है कि अरे मुझे तो देख के सीखो, देखो मैं फेल हो रहा हूँ, मैं तो कितना पढ़ता हूँ, है ना, मैं तो कितना पढ़ रहा हूँ, आंखें फोड़ रहा हूँ, रात को जाग रहा हूँ, सुबह उठ रहा हूँ, मैं तो खेलता तक नहीं, और फिर भी मैं फेल हो रहा हूँ। और तुम देखो उछल रहे हो, कूद रहे हो, कंकड़ियाँ उछाल रहे हो, ऐसे कैसे पास हो जाओगे, थोड़ा कुछ सीखो मुझसे। कहते हैं अपनी आंखों से देखते हो ना, अगर नहीं देखते तो ये तुम्हारी आंखों का कसूर है। अगर तुम्हें ये चीज़ें दिख नहीं रही तो ये तुम्हारी आंखों की गलती है, कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। इतने मेले तमाशे होते हैं, गांव में लगते हैं ना मेले वगैरह। मुझे तुमने कभी देखने जाते देखा है, कभी देखा है मुझे घूमते हुए मेलों में वगैरह? बड़े भाई को, मैं तो जाती हूँ, है ना, वो कहता है देखा है मुझे कभी नहीं। फिर क्यों नहीं जाता मैं? क्योंकि मुझे पढ़ाई करनी होती है। तो तुम भी इसी तरह फोकस बनाओ, ऐसा उनका कहना है। आगे कहते हैं रोज ही क्रिकेट और हॉकी के मैच होते हैं, बच्चे खेलते होंगे आपस में मिलकर। मैं पास तक नहीं फटकता, हमेशा पढ़ता रहता हूँ। उस पर भी एक एक दर्जे में मैं 2-2, 3-3 साल पढ़ा रहता हूँ। विशेष बात तो ये है, मैं कहीं नहीं जाता, मैं किसी में शामिल नहीं होता, हर वक्त किताबों में गड़ा रहता हूँ। फिर भी मैं एक दर्जे में कितना पढ़ता हूँ? 2 साल, कभी कभी ज़्यादा इच्छा हुई तो 3 साल भी। फिर भी तुम कैसे आशा करते हो कि तुम यो खेल कूद में वक्त गवाकर पास हो जाओगे? ये कैसे तुमने समझ लिया कि खेल कूद के पास हो जाओगे? मुझे देख लो, मैं इतना पढ़ के भी फेल होता हूँ। अब अगर तुम्हें इसी तरह उम्र गंवानी है तो बेहतर है घर चले जाओ और मज़े से गुल्ली डंडा खेलो। दादा की गाड़ी कमाई के रुपयों को यो बर्बाद क्यों करते हो? यहाँ रहने का खर्च है ना, खाना पीना और भी चीज़ें लगती है, पढ़ाई का खर्च। क्यों दादा की कमाई वेस्ट करते हो? दादाजी, पिताजी, दादाजी जो भी कमाते हैं क्यों वेस्ट करते हो? चले जाओ घर, खेतों में हाथ बटाओ,
घर में काम करो उनके पास रहकर, यहाँ क्यों पैसे उनके वेस्ट करना, बर्बाद क्यों करना। ये सलाह दी गई, सलाह नहीं है, लताड़ है, लताड़ ना, खरी खोटी सुना देना, चार बातें सुना देते ना। मैं यह लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता हूँ, रोना आ गया बच्चे को सुनकर। जवाब ही क्या था, अपराध तो मैंने किया, लताड़ कौन सा है। भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे। ये बड़ा अच्छा आता है, बड़े बच्चों का काम होता है, जो छोटे बच्चे ऐसा भैया ऐसा, हम कहते हैं ना ये बहुत लेक्चर देता है, वैसे ये उपदेश देने में, दूसरों को सलाह देने में बहुत माहिर थे, कैसे क्या करना है ना, निपुण यानी माहिर, उस कला को बहुत अच्छी से जानते थे। ऐसी ऐसी लगती बातें कहते, लगती यानी दिल को चुभने वाली, ऐसे ऐसे सुक्ति बाण चलाते, सुक्ति बाण यानी बिल्कुल दिल को चीर के निकलेंगे ऐसे कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते थे और हिम्मत टूट ही जाती थी। इस तरह जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति मैं अपने में न पाता था। ऐसा लगता कि ना मुझसे ना होगा, भाई साहब की तरह पढ़ाई नहीं होगी, ऐसा इन्हें लगता। और कुछ ही देर में ये लगता कि उस निराशा में जरा देर के लिए मैं सोचने लगता, क्यों ना घर चला जाओ। क्या था, चला ही जाता हूँ घर, नहीं हो रहा अपने से। हाँ, जो काम मेरे बूते के बाहर है, बूता बूता यानी अपने दायरे के, है ना, कि मेरी एबिलिटी नहीं है, मेरी क्षमता नहीं है इससे ज़्यादा करने की, उसे बूता कहते हैं। जो काम मेरे बूते से बाहर है उसमें हाथ डाल कर क्यों अपनी ज़िंदगी खराब करूं। मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था। लोग मुझे कहे अनपढ़ गवार मूर्ख, चलेगा, है ना, ऐसा छोटे भाई को लग रहा है, लेकिन उतनी मेहनत से मुझे तो चक्कर आ जाता है। मुझे कोई कहे कि बेटा पढ़ाई नहीं तो पढ़े नहीं तुम, कोई दिक्कत नहीं, बस इतनी मेहनत ना कहो मुझसे करने के लिए। अब लेकिन घंटे 2 घंटे के ओ क्या हो रहा है, दुपट्टा लग गया उसको। हाँ, अब कहते हैं घंटे 2 घंटे के बाद निराशा के बादल हट जाते थे, निराशा के बादल फट जाते और इरादा करता कि आगे से खूब जी लगा कर पढ़ूंगा, कोई दिक्कत नहीं, चलो छोड़ो घर जाने की बात रही साइड में, पढ़ूंगा आगे से, कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे मेहनत, थोड़े साल पढ़ लेंगे, दिखा देंगे कि हम भी कर सकते हैं, है ना। इस तरह से निराशा के बादल हट जाते हैं, मन में सोच विचार पॉजिटिविटी आ जाती है कुछ क्षण के लिए, और फिर ये सोच लिया जाता है कि कल से देखो अब मैं, मेरे जैसा कोई हो तो बता दो मोहल्ले में। और इसी तरह फिर क्या बनाया जाता है, एक चटपट एक टाइम टेबल बना लिया जाता है, जो कि हम भी बनाते हैं, है ना, और उसके लिए हम पूरी कड़ी मेहनत करके उसे 2 दिन फॉलो करते हैं। तीसरे दिन टाइम टेबल कहाँ होता है हमें नहीं पता, और हम कहाँ हैं 2 घंटे। तो इस तरह से ये कुछ चला, इनके साथ भी यही हुआ। चटपट एक टाइम टेबल बना डालता, बिना पहले से नक्शा बनाए, कोई स्कीम तैयार किए, काम कैसे शुरू करो, कुछ होना चाहिए ना दिमाग में, काम करना है, कल से लगना है किसी चीज़ पर, तो एक सोच विचार, कुछ एक एजेंडा, कोई कि कैसे किया जाए, किसको कितना वक्त दिया जाए, है ना, हर चीज़। जैसे हम लिखते हैं सुबह 5 बजे मैथ्स की प्रैक्टिस, 6 बजे थोड़ा सा एक्सरसाइज, 7 बजे नहाना, 8 बजे नाश्ता, 9 बजे थोड़ा सा मनोरंजन। फिर ये सब लिखने के बाद हम उठते ही 9 बजे और 6 से 9 का पूरा चीज़ जो होता है वो स्किप हो जाता है ना। सबके साथ होता है, नो वन इज स्पेशल कि नहीं नहीं मैं तो करता ही हूँ, झूठ मत बोलो, सब नहीं, कोई नहीं करता, इवन आई डिडंट डू। सो हमने भी कई टाइम टेबल बनाए, और हाँ बेटा मज़े से उठने का क्या बोल रहा है, नहीं वो होता ही नहीं बेटा। एक बार कैसा है कि राजनीति में लोग स्कीम फॉलो कर ले, लेकिन अपने से टाइम टेबल फॉलो नहीं होता। हाँ, अब
टेबल में खेल कूद की मद बिल्कुल उड़ जाती थी कि मन नहीं होता था कि टाइम टेबल में खेल के लिए जगह रख दूँ, है ना, मेहनत करनी है ना। नहीं, प्रातःकाल 6 बजे उठ रहा। हाँ बेटा, हाँ, प्रातःकाल 6 बजे उठ जाना है, मुंह हाथ धोकर नाश्ता करके पढ़ने बैठ जाना। अब इसने भी टाइम टेबल बनाया, देखो कैसे, 6 से 8 तक अंग्रेजी, है ना, फिर 8 से 9 तक हिसाब यानी गणित, 9 से 9:30 तक इतिहास आधा घंटा, फिर भोजन और फिर स्कूल। 3:30 बजे स्कूल से वापस होकर आधा घंटा आराम। देखो यहाँ पर गलत हो जाता है, हम आधा घंटा आराम नहीं करते, हम 4 घंटा आराम करते हैं, ठीक है। फिर 4 से 5 तक भूगोल, फिर 5 से 6 तक ग्रामर, आधा घंटा हॉस्टल के सामने टहलना, फिर 6:30 से 7 तक अंग्रेजी का कंपोजिशन यानी शब्दों को पढ़ने का, फिर भोजन करके 8 से 9 तक अनुवाद, कन्वर्सेशन होना चाहिए किसी से, 9 से 10 तक हिंदी, 10 से 11 तक विविध विषय और फिर विश्राम। ये पूरा दिन तय किया गया। भूगोल, ज्योग्राफी, भूगोल का मतलब होता है ज्योग्राफी। तो ये बन गया टाइम टेबल। अब कल से होना चाहिए ना, तो अब क्या होता है देखिए, मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात है, बना लेना एक बात है, उस पर अमल करना दूसरी बात। अमल करना है ना, फॉलो करना, ठीक है। पहले ही दिन उसकी अवहेलना शुरू हो गई, उस टाइम टेबल को लताड़ दिया हमने। कब? पहले ही दिन उसकी अवहेलना शुरू हो गई, उसके रिस्पेक्ट के साथ उसे बेइज्जत कर दिया गया। भाई तेरी कोई इज्जत है नहीं इस दुनिया में। मैदान की वह सुखद हरियाली, हवा के हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की वह उछल कूद, कबड्डी के वह दाव घात, सब दिमाग में घूम रहा है। वॉलीबॉल की वह तेजी और फुर्ती मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच ले जाती थी। जैसे मैग्नेट को लोहा चला जाता पकड़ने के लिए, वैसे अपने आप चला गया ये। मैं सब कुछ भूल जाता। कैसा टाइम टेबल? कौन टाइम टेबल? सब खत्म बात। वह जानलेवा टाइम टेबल। कैसा? जानलेवा। वह आंख फोड़ पुस्तकें, शादी नहीं है पुस्तकें, आंख फोड़, आंखें बाहर निकाल दे ऐसी किताब है ये। किसी की याद न रहती, कोई याद ना आता, और भाई साहब को नसीहत और फजीहत का अवसर मिल जाता। यही मौका भाई साहब पा लेते, डांटना फटकारना चालू। मैं उनके साये से भागता, उनका साया भी नहीं पड़ना चाहिए, उससे भी दूर रहो। उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता। कमरे में इस तरह दबे पाव आता कि उन्हें खबर भी ना हो। धीरे धीरे आना है बिल्कुल। उनकी नज़र मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकले। हमेशा सिर पर एक नंगी तलवार टंगी रहती थी। पता नहीं कब, ऐसे मतलब प्रैक्टिकली नहीं उड़ाने वाले, लेकिन वही उपदेशों के साथ। हाँ, नंगी तलवार से लटकना यानी भय रहना। अब यहाँ पर मृत्यु का भय नहीं है, थोड़ी ना वो तलवार लेके सच में बैठे हैं, वो एक ये है, उपमा दी गई है।